हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। कटारा इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कैसे परफेक्टली लिखे जाएं जिससे कि आपको पूरे 3 नंबर मिलें, ये जानना ज़रूरी है। मुख्य परीक्षा के लिए 2022 का अभी मुख्य परीक्षा होना है, उसके लिए तो हम जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं उस टेस्ट सीरीज को लेकर के मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे और उस क्वेश्चन के जो आंसर लिखे हैं स्टूडेंट ने, उसी कॉपी को लेकर के मैं यहाँ पर आपको डिटेल टाइप कर दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि पहला, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा क्या है? कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ इस बार जो कॉपियाँ दी गई थी मुख्य परीक्षा के लिए, उन कॉपियों में आपने देखा होगा स्पेस बहुत कम था। स्पेस से मतलब ये है कि एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो गैप था, पहले अच्छा खासा गैप होता था, वो उन्होंने कम कर दिया। ऐसे मान लो कोई डायरी नहीं लेते हम मार्केट से, तो डायरी में जितना स्पेस था लगभग उतना दिया था, और लिखने के लिए सिर्फ 2 लाइनें दी हुई थी उन्होंने कि आप अपना आंसर 1 और 2 लाइन में ही कंप्लीट कर दो। इसके पहले स्पेस भी अच्छा मिल रहा था, 3 लाइन भी मिल रही थी। तो अगर वो इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है उसको सुधारना पड़ेगा। और यदि आप बड़े बड़े लेटर लिखते रहे हैं तो आपको उन आंसर राइटिंग के अपने उस लेटर को थोड़ा सा छोटा लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है 3 मार्कर में कि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा क्या है। यहाँ पर एस्पिरेंट्स लिखते हैं कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मामला 1973 द्वारा शामिल, 1 लाइन। और उसके बाद फिर लिखते हैं कि संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति की अवधारणा अमेरिका से अधिक रही। संविधान की जो फंडामेंटल की बात करते हैं ना, मूल ढांचे की अवधारणा, ये केशवानंद भारती जो वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थी, ये ठीक है। तो पहली लाइन तो आपकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक लगती है, लेकिन उस संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा क्या थी, इसको लेकर अगर आप बात करेंगे कि यहाँ संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि मैं उसको और अगर इंटरप्रेट करूं तो वहाँ पर यह कहा गया था कि संसद फंडामेंटल राइट सहित कहीं पर भी संविधान में संशोधन कर, लेकिन हम चेक करेंगे उसको ना, ये बातें आई थी। तो वो बात जो है आप उस सही संदर्भ में लिखने में असमर्थ हो गए हैं, यहाँ पर आपको वो पॉइंट, या आप ऐसा लिखते कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 के मामले में स्थापित, स्थापित लिखते, शामिल की जगह कॉमा लगा करके, जैसे मौलिक अधिकार, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, है ना, चुनी हुई सरकार, ये बातें अगर आप लिखते तो जरूर आपको पूरे 3 नंबर मिलते। इस कंडीशन में मैं आपको आधा नंबर देने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन 1 नंबर इस क्वेश्चन में आपको मात्र मिलेगा। तो अगले जब आपके आंसर आए तो उसमें ये बात ध्यान रखें कि जैसा पूछा जा रहा है उसका आंसर उसी संदर्भ में दें और सही दें, अन्यथा गलत हो जाए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, नदी जल विवाद प्राधिकरण, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो ट्रिब्यूनल है उनके बारे में आपको लिखना है। आपने लिखा है कि संविधान के आर्टिकल 2 संबंधित नदी जल विवाद के लिए पृथक से प्राधिकरण की स्थापना का संसद का अधिकार न्यायालय का सीमित, ये जो है ये ठीक मान सकते हैं कि हाँ, इस आर्टिकल के तहत है, वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं राज्यों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए संविधान में ये शक्ति दी गई है कि संसद क्या बना सकती है, एक ट्रिब्यूनल बना सकती है, और वो ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो स्वीकार करना पड़ता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका आंसर जो है मुझे ठीक लगता है, और आपने ठीक लिखा भी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 2.5 आधा नंबर थोड़ा सा काट लेंगे, तो इतने मार्क्स इसमें दिए जाए। नेक्स्ट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन। देखें इसमें आपने क्या लिखा है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था जिससे पूरे 3 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान हेतु आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 कर, पूरी 2 लाइनें आपने कवर कर ली सिर्फ ये बताने के लिए कि जो वोटिंग की एज थी वो 21 से घटा करके 19 कर दी गई। एक बात, 19 तो नहीं की गई,
18 की गई। तो एक तो ये गलती आपने कर दी, यानी फैक्ट लिखा, उस फैक्ट में भी आपने मिस्टेक कर दी। इस हिसाब से देखें तो ये गलत हो गया। अब इसमें क्या सुधार करना था? सुधार ये करना था कि आपको ये नहीं बताना है कि 61वां संविधान संशोधन, आप ये लिखो कि आयु, वोट मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। एक पॉइंट ये आएगा। दूसरा, निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। और तीसरा, इस समय एक प्रावधान और रखा गया था कि ईवीएम का भी प्रयोग किया जाएगा। अगर ये तीन बातें आप लिखते हैं इन 2 लाइनों में तो 3 नंबर से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस स्थिति में आपको 0 नंबर मिलेगा, इससे 1 नंबर ज़्यादा। ये जो गलती हुई है इसको आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इस स्टेज में गलतियां मत कीजिए आप, क्योंकि पेपर आपका सामने है। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, निर्जातीयता का निर्वाचन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एथनिसिटी ऑन इलेक्शन। आप लिखते हैं कि वर्ग विशेष के अधिकारों को महत्व देना, वोट बैंक के रूप में राजनीतिक दलों द्वारा परिणाम अलगाववाद की भावना का विकास। यानी सिर्फ नकारात्मक नहीं होता। निर्जातीयता को अगर हम अच्छे से समझ सकते हैं तो हम अभी नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ क्या होता है कि व्यक्ति जिनका एक जैसी संस्कृति, एक जैसा रहन सहन या एक जैसी भाषा बोली होती है, तो उस समूह को हम निर्जातीय समूह के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से वो समूह बन जाते हैं। फिर वो समूह जो हैं अपने हितों की बात करते हैं, दूसरे हितों से उनके टकराव भी होते हैं। अभी मणिपुर में जो मैतेई और कुकी के बीच में जो चल रहा है, तो उस संदर्भ में इसको देख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं इसका पूरी तरीके से एक एब्सोल्यूट इसका मूल्यांकन करूं तो इसमें आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, 2 नंबर तक ओके है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 3 मार्कर में कि राष्ट्रीय दल बनने की कोई 2 शर्तें, 2 कंडीशंस फॉर नेशनल लेवल पार्टी इन इंडिया। भारत में कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है या नहीं, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। आपको सिर्फ 2 लिखनी थी। आपने लिखा है यहाँ पर 4 या अधिक राज्यों में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता। इस तरीके की गलतियां आप कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय दल तो उसको बनना है, ऑलरेडी वो 4 या अधिक राज्यों में राष्ट्रीय दल कैसे हो सकता है? या तो आप ऐसा लिखते हैं कि प्रादेशिक स्तर की मान्यता हो। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, फिर क्या लिखते हैं? 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा की 3 या अधिक सीटें। अभी 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी होगी तो उसमें ये कहा गया, उसकी 3-4 शर्तें हैं। तो लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो 4 अलग अलग राज्यों में 6% वैलिड मत प्राप्त हों या वैलिड मत प्राप्त हों, साथ ही 4 लोकसभा सीटों पर उसे जीत प्राप्त है ना। या फिर वो जो पॉइंट है इसमें, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% जीती हो। तो 2019 के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आती हैं उसमें ये आपका जो है ये फिट नहीं होता। इसको सुधारिए, अन्यथा आपको 0 नंबर ही मिलेगा। उम्मीद नहीं थी कि इतना पॉलिटी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर 2 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो पहले भी आ चुका है, पीटी में भी पूछ चुके हैं और मुख्य परीक्षा में भी, कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिनियम क्या है, एक्ट क्या है? व्हाट इज द एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम। आपने लिखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118 ब्रैकेट में 3 के तहत, तहत के अंतर्गत आप लिखो, ऐसा लिखो ना, के अंतर्गत। हम फारसी और उर्दू जैसे को क्या अपना स्थापित। ठीक, तो ये बाकी चीजें ओके ओके, ये ओके है, गुड। यहां आपको 3 नंबर भी मिल सकते हैं, मैं आपको 2.5 दे रहा हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि समुदाय आधारित संगठन के कोई 3 उदाहरण दीजिए, गिविंग 3 एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपने यहाँ सिर्फ उदाहरण पूछे थे, तो आपने लिखा है समुदाय आधारित संगठन, महिला स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्हें, ये भी समुदाय आधारित है, ओके चलो। फिर आपने उड़ान संगठन की बात की है, ठीक।
फिर तीसरा जो आपने लिखा है विश्व हिंदू परिषद, ये इसमें फिट नहीं होगा। इसलिए फिट नहीं होगा कि मैं कोई सेक्युलर वो सब नहीं, समुदाय आधारित जो संगठन होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि एक तो उस समुदाय के सभी लोगों के हितों के लिए बनाए जाते हैं, इनकी जो लीडरशिप होती है वो लोकल लेवल पर होती है, स्थानीय स्तर पर होती है। यदि आप इस तरीके से इसको समुदाय आधारित संगठन का हिस्सा मानोगे, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, पहली बात तो ये है कि सभी हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कई सारे ऐसे हिंदू हैं जो इसको जो कि इसका अंग नहीं है। दूसरी बात, स्थानीय स्तर पर इसकी नेतृत्व जो चीज शैली है वो नहीं है। तो ये तीसरा वाला जो आपका इसमें जो एग्जाम्पल है वो फिट नहीं होता है। ऊपर के दो फिट हो सकते हैं, वो भी उतने अच्छे से पहला वाला फिट नहीं हो रहा है। कोई संगठन और स्पेसिफिक लेते जिसको कोई अवार्ड मिल गया हो, किसी के नाम से ले सकते थे, तो ज़्यादा अच्छा था। ऐसी कंडीशन में 50% मार्क्स यानी 1.5। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के कोई दो प्रमुख प्रावधान बताइए, यानी 2 मेजर प्रोविजन ऑफ द मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट। आपने क्या लिखा है यहाँ पर? पहला लिखा है कि महिलाओं को 50% आरक्षण और पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। ठीक है, ये सही है, तो यहाँ 3 नंबर देने में कोई बुराई नहीं। ये जो टेस्ट सीरीज है 2022 के लिए स्टार्ट की गई है, इसको कोई भी दे सकता है। इसमें सारे जितने भी टेस्ट हैं FLT हैं, फुल लेंथ है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 21 है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से अवेलेबल है। फीस इसकी 3000 रखी गई है। सारे टेस्ट पेपर की कॉपी मैं खुद चेक करता हूँ, किसी स्टूडेंट से या किसी को पैसे देकर चेक नहीं करवाता हूँ। तो ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम की न्याय अधिकारिता, ज्यूरिडिक्शन ऑफ नेशनल कंज्यूमर फोरम। लेट्स सी कि आप क्या लिखते हैं। नेशनल कंज्यूमर फोरम को लेकर 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले में इसकी अधिकारिता है, और दूसरा लिखा है राज्य अधिकरण से प्राप्त अपीलों का सुनना। ठीक है, तो ये सही हो जाता है, यहाँ 3 नंबर देने में कोई बुराई नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के राज्य के अंग कौन से थे? कौटिल्य ने जो कंपोनेंट बताए थे वो तो आप लिखते हैं। राज्य के अंग 7 अंग, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, मित्र और कोश। ठीक है, तो ये 3 नंबर दिलाएगा आपको। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, कोई शैली की जरूरत नहीं होती है, जो पूछा गया है वैसा आप आंसर लिखते हैं तो 3 नंबर ही मिलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जागृत अहिंसा क्या है? व्हाट इज एवोकेंड नॉन वायलेंस। इसमें आप लिखते हैं ऐसे कार्य या प्रदर्शन जिसमें सक्रियता के साथ अहिंसा का समर्थन किया जाता है और हिंसा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। जैन धर्म ये जागृत हिंसा को रिप्रेजेंट करने वाली डेफिनेशन नहीं बताता। पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया जा रहा है, तो ये लिया जा रहा है पॉलिटिकल थिंकर से, और पॉलिटिकल थिंकर में महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते हैं तो उससे ये संबंधित है। जागृत अहिंसा का ये स्वरूप नहीं। जागृत अहिंसा यहाँ आपको लिखना चाहिए था कि ये अहिंसा का सर्वोच्च रूप है, यानी सर्वोच्च रूप से मतलब यहाँ ये हो जाता है कि वे लोग जो कि जिनके पास ऑल रिसोर्सेज, साधन से संपन्न हैं, जिनके पास सभी प्रकार के साधन हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का उनके पास स्कैर्सिटी नहीं है कि मेरे पास है नहीं, ये कि जैसे ये समझ लो आप पर कोई आक्रमण करने आता है, आपके पास तलवार भी है, पिस्टल भी है, AK-47 भी बैठे हो और आप बलशाली भी हो, मगर उसके बाद भी आप अहिंसा का पालन करते हैं। तो अहिंसा का ये सर्वोच्च रूप है, यानी वीर पुरुषों की अहिंसा। इसको अपनाने वाले अहिंसा को बोझ समझकर स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मजबूरी का नाम है ना यहाँ, बल्कि वो उसको नैतिकता के बेस पर स्वीकार करते हैं। दो शक्तिशाली व्यक्ति, यानी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति अपनाते हैं, पावरफुल लोग अपनाते हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल ग्राउंड में ही नहीं बल्कि जीवन के किसी भी सेक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसको कहते हैं जागृत अहिंसा। तरीके से जो आपने व्याख्या दी है उसके तहत आपको सिर्फ आधा नंबर मिलेगा 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो उम्मीद नहीं थी कि 3 मार्कर में आपका इतना पुअर परफॉर्मेंस इस टेस्ट पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राम मनोहर लोहिया सिर्फ लिखा हुआ एक पर्सनैलिटी के बारे में नाम दिया गया है,
अब यदि कोई पर्सनैलिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्कर में, तो हम क्या बताएंगे? यहाँ आपने न जो बताया कि अपनी पुस्तक राष्ट्र धर्म में विकेंद्रीकरण का समर्थन, सप्त क्रांतियों की अवधारणा, राज्य की सीमित शक्तियों पर बल, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना था हमें, उनके पॉलिटिकल विचार या एथिकल विचार नहीं लिखने। हम तो एक पर्सनैलिटी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो आप बताते कि राम मनोहर लोहिया यानी कि प्रसिद्ध समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, जन्म बता देते और उसके बाद लिखते कि इन्होंने ये सिद्धांत दिए या इनकी ये किताब है, तो आपको बहुत अच्छे से मार्किंग होती। बट इस कंडीशन में 1 नंबर, यानी आप चूक गए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था प्रत्यायोजन की कोई 2 सीमाएं। 5वीं यूनिट से जुड़ा क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लिमिटेशंस ऑफ डेलीगेशन। प्रत्यायोजन की 2 सीमाएं आप लिखते हैं, पहला सत्ता का आंशिक रूप से स्थानांतरण और दूसरा लिखते हैं कार्यों में बिखराव और दोहराव की समस्या। ओके है पहली बात, और ये दूसरा तो, मगर 3 नंबर दिलाने जैसे एग्जाम्पल आपका पहला नहीं, कंडीशन में 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लोक प्रशासन में ट्रिपल ई 3E क्या है। आप आंसर लिखते हैं यहाँ पर, ट्रिपल ई का दक्षता, प्रभावशीलता, कुशलता, यानी कि दक्षता जिसे एफिशिएंसी कहा जाता है, प्रभावशीलता ये इफेक्टिवनेस होता है, और ये जो कुशलता लिख रहे हो आप, कुशलता को क्या बोलेंगे? ये तो इसी का एक तरीके से पर्यायवाची हो गया ना, कुशलता, एफिशिएंट। ये नहीं है ट्रिपल ई में, यहां आता है इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, यानी मित व्ययता आता है, तीसरा वाला नहीं है सही, इसलिए ये गलत हो जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि आप इंग्लिश का फुल फॉर्म भी प्रयोग में लाते तो भी अच्छा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास प्रशासन का जनक कौन है, फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आपने लिखा क्या कि UL गोस्वामी को आपने बता दिया विकास प्रशासन का जनक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में सर्वप्रथम विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग। आप जो आंसर लिख रहे हैं, यानी जो आपने लिखा है वो सही है, इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट है कि UL गोस्वामी ने सबसे पहले विकास प्रशासन शब्द का उपयोग किया, बट इनको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास प्रशासन का जनक नहीं कहते हैं। इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन 3 नंबर दिलाने से पीछे रह जाती है, क्योंकि इसका जो जनक माना जाता है या फादर माना जाता है वो जॉर्ज ग्रांट को माना जाता है। तो फिर वही बात हो गई कि करेक्ट इंफॉर्मेशन देने से आप पीछे रह जाते हैं। आपको यहाँ 1 नंबर, मैं यहाँ आपको 1.5 मार्क्स देता हूँ। तो 3 मार्कर का मैं आपका अगर आपको बताऊँ कि आपने बहुत ईजी क्वेश्चन के गलत आंसर मिस्टेक की है, शब्दों के मीनिंग आप सही तरीके से नहीं बता पाए हैं, तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वे लोग जो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं भी किया है तो आप लोग भी समझ लो 3 मार्कर में कैसे स्कोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एलेबरेट किया गया है, उन चीज़ों को आप अपने डाल लोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको। अगले वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो 50 शब्दों के क्वेश्चन हैं जो इस टेस्ट पेपर में पूछे गए हैं, उनके क्या सही आंसर होना चाहिए। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन से क्या लाभ है, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन का विवरण दें, संशोधन की आवश्यकता क्यों है, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों का मतदान व्यवहार और उनके विचारों के प्रति जनमानस का प्रभाव क्या रहा, निर्वाचन आयोग की भूमिका, स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर प्रकाश, CVC जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है तो इसके अधिकार और संगठन बताना है, लोहिया जी ने अपने जीवन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण समाजवादी आंदोलन में भाग लिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद है उस पर शॉर्ट नोट्स, NPM नवीन जो पब्लिक मैनेजमेंट है, नवीन लोक प्रबंधन, उसको समझाना है, औपचारिक संगठन पर शॉर्ट नोट। ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में बताता हूँ। 2023 के लिए विज्ञापन आ चुका है, तो उस विज्ञापन के अकॉर्डिंग आप सबको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। इसकी जो क्लासेस है ऑफलाइन और ऑनलाइन शाम को 3 बजे स्टार्ट होती हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच, टेक केयर।